हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया है और जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर, और इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है दैट इज़ योर एयर पॉल्यूशन, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अब वाटर पॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और वाटर पॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, वाटर पॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू द वाटर, जैसे कि ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हीट विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट बिकम्स अनफिट फॉर यूज। ठीक है, यानी कि किसी भी ऐसे सब्सटेंस का एडिशन जो पानी की क्वालिटी को गिरा रहा है, ठीक है, क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है, और जिससे वो पानी जो है यूज के लिए अनफिट बन रहा है, उसको कहा जाएगा पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं आपको कि ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, दे आर वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू सरफेस वाटर बट इट हैज ऑल्सो स्प्रेड टू ग्राउंड वाटर, सी एंड ओशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाटर यानी कि जो सतह पर पानी बहता है सिर्फ उस पर नहीं है, ग्राउंड वाटर यानी कि जो जमीन के अंदर पानी है उस पर भी ये पॉल्यूशन है, जो सी का पानी है, समुद्र का पानी है, ओशंस, महासागर का पानी है, सब जगह इस तरीके का पॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं तो हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहां पर फिर से देखेंगे एक बार। टाइप्स ऑफ सोर्सेज, पहला है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है, इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वन इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सोर्स है वो हमें पता है कि कहां से जो पॉल्यूशन है या जो पॉल्यूटेंट है वो आ रहा है। ठीक है, here the pollutant travels directly from source to water. Point sources are easy to regulate. ठीक है, रेगुलेट करने के लिए इजी होते हैं, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि पॉल्यूशन कहां से हो रहा है या फिर जो हमारे पॉल्यूटेंट है वो कहां से आ रहे हैं तो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर रेगुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर पता है तो उसको रेगुलेट आसानी से कर सकते हैं, इसलिए पॉइंट सोर्सेज आर वेरी इजी टू रेगुलेट। इसके बाद अगला हो सकता है डिफ्यूज या फिर नॉन पॉइंट सोर्स। अब इसमें क्या है कि पॉल्यूशन तो हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा है कि उसका एग्जैक्टली सोर्स क्या है, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह है वो कहां से आ रहे हैं। तो इसमें फिर प्रॉब्लम है, इसमें इस तरीके के जो सोर्सेज से पॉल्यूशन हो रहा है उसको रेगुलेट करना काफी मुश्किल है। इट इज फ्रॉम वेरियस इल डिफाइंड एंड डिफ्यूज सोर्सेज। ठीक है, दे वेरी स्पेशली एंड टेम्पोरली एंड आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट। स्पेशली मतलब ये स्पेस से संबंधित वर्ड है कि ये हर जगह बराबर नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। टेम्पोरली मतलब ये टाइम से संबंधित है, यानी कि हर समय एक जैसा नहीं होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है, और इसीलिए क्या होगा कि ये रेगुलेट करने में क्या होंगे, दे आर डिफिकल्ट। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। मेन सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला है कम्युनिटी वेस्ट वाटर, इंक्लूड डिस्चार्जेस फ्रॉम हाउसेज, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स कनेक्टेड टू पब्लिक सीवरेज सिस्टम। ठीक है, जो पब्लिक सीवरेज सिस्टम है उससे जो भी हाउस का डिस्चार्ज जुड़ा हुआ है, जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट डिस्चार्ज जुड़ा हुआ है, ये सारे के सारे इंक्लूड करेंगे कम्युनिटी वेस्ट वाटर। ठीक है, द सीवेज कंटेन्स ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, फूड रेसिड्यूज, क्लीनिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड अदर वेस्ट। ठीक है, इसके बाद अगला है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, द इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज सेवरल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स विच में प्रूव हाईली टॉक्सिक टू द लिविंग बींग्स। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज करती हैं वो लिविंग बींग्स के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। इसके बाद अगला है एग्रीकल्चरल सोर्सेज। एग्रीकल्चर में देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उर्वरक का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब एक्सेस फर्टिलाइजर्स मे रीच द ग्राउंड वाटर बाय लीचिंग और मे बी मिक्स्ड विद सरफेस वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स बाय रन ऑफ एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है ये लीचिंग की जब प्रोसेस होती है तो उसके तहत ये ग्राउंड वाटर में भी पहुंच सकता है, या फिर हम बात करते हैं सरफेस वाटर में तो ये रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स इस तरीके के सरफेस वाटर्स में भी मिल सकता है। पेस्टिसाइड्स क्या क्या इंक्लूड करता है, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स,
निमेटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स एंड सॉइल फ्यूमिगेंट्स। ठीक है, ये सारे आपको पता होंगे। निमेटिसाइड जो होता है ये बेसिकली एक प्लांट पैरासाइट होता है, दैट इज निमेटोड्स। ठीक है, उसको मारने के लिए होता है। रोडेंटिसाइड तो आपको पता है, जो रोडेंट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह, उनको मारने के लिए होता है। सॉइल फ्यूमिगेंट जो है ये बेसिकली एक तरीके के पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनको सॉइल में अप्लाई किया जाता है ताकि एक गैस बनती है। ठीक है, और वो गैस जो है वो फर्दर पेस्ट को कंट्रोल करती है, तो दैट वे इट हेल्प्स एज अ पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड तो इनके वजह से भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स जैसे कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, मेटालिक सॉल्ट्स, कार्बोनेट्स, थियोकार्बोनेट्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इनमें पाई जाती हैं। तो मेनी ऑफ द पेस्टिसाइड्स आर नॉन डिग्रेडेबल एंड देयर रेसिड्यूज हैव लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं लॉन्ग लाइफ मतलब दे हैव बिकम परसिस्टेंट। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये एनवायरमेंट में रहते हैं, तो आपको पता होगा जैसे हमने बात की थी बायो मैग्निफिकेशन की। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन वगैरह इससे जो है वो हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें एनिमल एक्सक्रीटा जैसे कि डंग है, वेस्ट फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, पिगरीज एंड स्लॉटर हाउसेज एक्सेट्रा रीच दी वाटर थ्रू रन ऑफ एंड सरफेस लीचिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो सरफेस लीचिंग की वजह से तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका पॉल्यूशन हो सकता है, और बाकी जो रन ऑफ हो रहा है उससे हमारी जो नदियां हैं, जो तालाब है, जो समुद्र है, वो ज्यादा पॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या है, द मेन सोर्सेज आर थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जो हमारी कोल एनर्जी का यूज करके बनते हैं, स्टीम एनर्जी का यूज करके बनते हैं, तो वहां से जो है वो पॉल्यूशन होगा, थर्मल पॉल्यूशन। द पावर प्लांट्स यूज वाटर एज कूलेंट एंड रिलीज हॉट वाटर्स इनटू द ओरिजिनल सोर्स एंड सडन राइज इन द टेम्परेचर किल्स फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो पावर प्लांट जो है वो पानी को यूज जनरली करते हैं कूलेंट के लिए। ठीक है, और कूलेंट के लिए उसको यूज करते हैं, तो क्या होता है कि पानी फिर गर्म हो जाता है, और गर्म पानी को वो ओरिजिनल सोर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से जो सडन राइज इन टेम्परेचर होता है उससे काफी ज्यादा मछलियां और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। इन इंडिया एट मेनी प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज थ्रेटेंड विद कंटेमिनेशन ड्यू टू सीपेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, सीवेज चैनल्स एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स। अब इसमें क्या है कि पानी जो है वो किसी और वाटर बॉडी में जाके नहीं मिल रहा है, पर जमीन के ऊपर पानी है और वो अंदर की तरफ को क्या हो रहा है, मतलब सींचा जा रहा है, यानी कि इसको बोला जाता है, हमने बात करी है, एक टर्म हमने समझा था, दैट इज नोन एज योर परकोलेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, मतलब ये वर्ड दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन, इन दोनों ही तरीके से पानी जो है वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकता है, और अगर उसमें वेस्ट है, यानी कि उस पानी में आप कह सकते हैं कि अगर पॉल्यूटेंट्स है तो फिर वो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगला है मेरीन पॉल्यूशन। ओशियंस आर द अल्टीमेट सिंक ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी नदियां वगैरह हैं सारी की सारी बाद में आके कहां, समुद्र में ही मिलेंगी। ठीक है ना, तो रिवर डिस्चार्ज देयर पॉल्यूटेंट्स इनटू द सी, द सीवरेज एंड गार्बेज ऑफ कोस्टल साइट्स आर आल्सो डम्प्ड इनटू द सी। ठीक है, द अदर सोर्सेज ऑफ ओशियनिक पॉल्यूशन आर नेविगेशनल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, ग्रीस, डिटर्जेंट्स, सीवेज, गार्बेज एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट, ऑफ शोर ऑयल माइनिंग एंड ऑयल स्पिल्स। तो इस तरीके के जो से नेविगेशनल डिस्चार्ज, मतलब जिस समय कोई समुद्र में कोई शिप वगैरह जाता है, ठीक है, तो अपने साथ अगर वो कोई इस तरीके ऑयल वगैरह लेके जा रहा है या कुछ इस तरह की चीजें लेके जा रहा है, तो उसका भी कभी कभी क्या होता है कि डिस्चार्ज वहां पर हो जाता है। और इसका बेसिक एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज योर ऑयल स्पिल। ठीक है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स में ऑयल लेके जाते हैं वो कभी कभी समुद्र में स्पिल कर देते हैं, तो काफी इसके कॉमन एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, तो ऑयल स्पिल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल स्पिल इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल वाटर पॉल्यूटेंट, सबसे ज्यादा डेंजरस है। Oil spills from tanker at sea or leaks from underground storage tanks on land are very difficult to control as oil tends to spread very fast, affecting the large area in a very short time. ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ऑयल स्पिल जो है वो ऑयल का गिरना है। ठीक है, वो समुद्र के ऊपर भी हो सकता है, यानी कि वाटर बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, और लैंड के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ऑन लैंड crude is transported through pipelines or tankers which can get damaged and spew out crude oil over the land thereby contaminating it. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो लैंड के ऊपर जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है इसको पाइपलाइंस और टैंकर्स के थ्रू भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो पाइपलाइंस है या जो टैंकर्स हैं ये डैमेज हो जाए, और इनसे क्या हो कि जो क्रूड ऑयल है वो बाहर निकल के लैंड पर स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो लैंड पर स्प्लिट होगा तो लैंड को तो वो कंटेमिनेट करेगा। ठीक है, Since crude oil is lighter than water, it floats on the surface and poses a threat to swift spreading fire. ठीक है, अब जहां पर अगर मान लीजिए समुद्र के ऊपर है तो हमें पता है कि जो तेल होता है दिस इज ऑयल, और ऑयल क्या होगा, पानी से हल्का होगा, तो वो पानी के ऊपर तैरेगा।
ठीक है, और पानी के ऊपर तैरेगा तो उससे क्या है, काफी ज्यादा नुकसान है स्विफ्ट स्प्रेडिंग फायर वगैरह की, क्योंकि उसमें फायर वगैरह फिर बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगी। ऑयल स्पिल्स एट सी डिक्रीजेस द ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर एंड कॉज हार्म्स टू द ऑर्गेनिज्म। अगर ऑक्सीजन डिक्रीज कर रही है, अगर ऑयल स्पिल हो रही है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है पानी में वो डिक्रीज करेगा, और उससे क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है उनको नुकसान पहुंचेगा। ऑयल स्पिल्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एयर एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अब ये एयर का सोर्स कैसे हो सकता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ऑयल स्पिल जो है वो लैंड के ऊपर होता है तो लैंड को तो कंटेमिनेट करेगा ही, साथ में वो पानी में भी सीप होगा, ठीक है, यानी कि वही परकोलेट और इन्फिल्ट्रेशन की जो हमने बात करी वो होगा, तो उसकी वजह से ये ग्राउंड वाटर को तो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मुझे आप बताएंगे सोच के समझ के कि ऑयल स्पिल्स जो हो रहे हैं, ठीक है, ऑयल स्पिल इज नथिंग बट ऑयल का गिरना, ठीक है, चाहे वो पानी की सतह पर गिर रहा है या फिर वो लैंड की सतह के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि ऑयल स्पिल से एयर पॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक, ये आप मुझे सोच के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको ग्राउंड वाटर के लिए बता दिया कि ग्राउंड वाटर में किस तरीके से जब वो ऑयल वगैरह नीचे जाएगा, ठीक है, जमीन से सतह से नीचे जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। अब वो एयर को कैसे पॉल्यूट करता है ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पॉल्यूटेड वाटर जो है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, देयर बाय एलिमिनेट्स सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंकटन, मोलस्क एंड फिश एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अगर कम हो जाएगी तो उससे जो ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लैंकटन है, मोलस्क है, फिशेस वगैरह है, उनको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, बायोसाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स दैट इज पीसीबीज एंड हैवी मेटल्स डायरेक्टली एलिमिनेट सेंसिटिव ऑर्गेनिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये सारे के सारे जो है आपके एक तरीके से पॉल्यूटेंट्स है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। ठीक, हॉट वाटर्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज व्हेन एडेड टू वाटर बॉडीज लोअर इट्स डीओ कंटेंट। ठीक है, जो हमने बात करी थी कि इंडस्ट्रीज में क्या है कि वो पानी को ऐसा कूलेंट यूज करते हैं और जो बदले में गर्म पानी होता है उसको वो डायरेक्टली वाटर बॉडी में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है और उसका जो डीओ कंटेंट है दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहां पर एक वर्ड दिया गया है दैट इज मोलस्क, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखे होंगे स्नेल, ठीक है, आपने देखे होंगे ऑयस्टर्स, ये सारे के सारे दीज आर योर मोलस्क। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है इनवर्टिब्रेट्स का आफ्टर आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा जो है वो इनवर्टिब्रेट्स का सबसे बड़ा फाइलम है और सेकेंड नंबर पर जो है आपका दैट इज योर मोलुस्का। ठीक है, दैट इज योर, इसको बोला जाता है मोलुस्का। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और आपने ये टर्म सुने होंगे जैसे कि डीओ है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी इज बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स क्या है इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर डिक्रीजेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है, मतलब पानी में जितनी ऑक्सीजन घुली हुई है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, और अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट अगर प्रेजेंट होंगे पानी में तो उससे क्या होगा कि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, वाटर हैविंग द डीओ कंटेंट बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर मे बी कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड, यानी किसी भी पानी में अगर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है वो 8 मिलीग्राम, यानी कि 1 लीटर पानी में अगर 8 मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन घुली हुई है तो हम कहेंगे वो पानी कैसा है, दूषित है, कंटेमिनेटेड है। ठीक है, और अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तब तो हम उसको कहेंगे हाईली पॉल्यूटेड। ठीक है, इस बात को समझ गए आप। आगे देखिए, डीओ कंटेंट ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको सर्वाइव करने में आसानी होगी। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक सरफेस टर्बुलेंस, photosynthetic activity, oxygen consumption by organisms and decomposition of organic matter are the factors which determine the amount of DO present in the water। ठीक है, तो पानी में कितना DO होगा यानी कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो इस पर डिपेंड करेगा। काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे हैं जैसे कि सरफेस पर टर्बुलेंस कितनी है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कितनी है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन कितना हो रहा है ऑर्गेनिजम्स द्वारा, और डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर का वो भी कितना हो रहा है, क्योंकि अगर एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे तो वो भी फिर ऑक्सीजन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका हो गया कि डीओ कंटेंट के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हायर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड O2 कंजम्पशन। ठीक है, कि अगर अमाउंट ऑफ वेस्ट ज्यादा है यानी कचरा वगैरह अगर ज्यादा है तो उससे जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज की जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाएगा, डीओ का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, The demand for O2 is directly related to increasing input of organic waste and is expressed as biological oxygen demand of
वाटर। ठीक है, जो डीओ कंटेंट है वो तो आप समझिए किस तरीके से डिक्रीज करेगा अगर हमारा जो वेस्ट बढ़ता है उस तब। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है किसके साथ, इंक्रीजिंग इनपुट्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड एक्सप्रेस्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, ये देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर क्या है। बायोलॉजिकल या इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। ये देखिए क्या है, वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये बेसिकली ये बताएगा कि कितना पॉल्यूशन है और वो भी किसकी हेल्प से, ऑर्गेनिक वेस्ट की हेल्प से। ठीक है, BOD इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन needed by bacteria in decomposing the organic waste present in water. It is expressed in milligrams of oxygen per liter of water. ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का वो लेवल मतलब उतनी अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया को जरूरत है, किसके लिए जरूरत है कि जो पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हुआ है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी किसी बैक्टीरिया को, वो है बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये ऑर्गेनिजम्स, ये बेसिकली वो ऑक्सीजन की डिमांड है जो बैक्टीरियाज को जिसकी जरूरत है, और बैक्टीरियाज इस तरीके के मतलब ऑक्सीजन का यूज करके जितना भी वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होगा, उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो उस आप कह सकते हैं कि उस पानी में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया लगेगा, और बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन का यूज करेगा दैट इज योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स लो DO कंटेंट ऑफ वाटर। अगर BOD ज्यादा है, क्योंकि क्या होगा, अब अगर जो ऑर्गेनिक ये है आपका बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, हायर वैल्यू ऑफ BOD का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की यूज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की जरूरत उसको ज्यादा पड़ेगी यानी कि BOD का लेवल बढ़ गया, और BOD का लेवल अगर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड अगर उसकी ज्यादा हो जाएगी, तो जो पानी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, since BOD is limited to biodegradable materials only, therefore it is not a reliable method of measuring pollution load in water. ठीक है, तो पानी में सिर्फ और सिर्फ अब आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तो होंगे नहीं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होंगे, तो इसीलिए ये बोला गया है कि BOD जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को कंसिडर करता है, इसीलिए ये एक रिलायबल मेथड नहीं है पॉल्यूशन मेजर करने के लिए। और उसके लिए जो दूसरा मेथड यूज किया जाता है दैट इज योर COD, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, chemical oxygen demand is slightly better mode used to measure pollution load in water. ठीक है, it is the measure of oxygen equivalent of the organic requirement of oxidation of total organic matter. ठीक है, biodegradable and non biodegradable present in water. इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये वो मेजर करेगा। तो यहां पर आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, BOD और COD में अंतर क्या है। BOD में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की बात, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है सिर्फ उनसे संबंधित है, लेकिन जो COD है वो बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को कंसिडर करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पर इसके क्या असर पड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ से भी काफी सारा समस्याएं होंगी, क्योंकि पानी का यूज तो हम लोग भी डेली ही करते हैं। ठीक है ना, तो पॉल्यूटेड वाटर यूजुअली कंटेन्स पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। Therefore, it is a source of waterborne diseases like jaundice, cholera, typhoid, amoebiasis। ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो पानी से ही होती हैं। Mercury compounds in waste water are converted by bacterial action into extremely toxic methyl mercury, which can cause numbness of limbs, lips and tongue, deafness, blurring of vision and mental derangement। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रही है, जो हमारा मरकरी होता है उसकी वजह से, दैट इज योर पारा, जिसको पारा बोला जाता है वो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, बहुत ही फेमस है ये, दैट इज योर मिनामाता डिजीज। ठीक है, ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फिश कैप्चर्ड फ्रॉम द मरकरी कंटेमिनेटेड मिनामाता बे इन जापान वाज डिटेक्टेड इन 1956। ठीक है, मिनामाता डिजीज जो थी बेसिकली आपके हुई थी, इसको बता दूं आपको, जापान में एक रीजन है दैट इज कुमामोतो। ठीक है, वहां पर एक कंपनी थी जिसका नाम था चिसो कॉर्पोरेशन, और वो कंपनी क्या करती थी कि जो LCDs वगैरह के लिए लिक्विड क्रिस्टल बनाना होता है वो बनाती थी। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल वगैरह बनाती थी, सो उसकी सप्लाई वगैरह करती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बार जो ये मिनामाता बे है या फिर जो कुमामोतो का रीजन है, वहां पर ये जो मरकरी था ये लीक हो गया। ठीक है, और ये मरकरी लीक होने की वजह से क्या है कि वो सारा का सारा पानी में फैल गया, और उसकी वजह से जो मछलियों ने जो कंजम्पशन करा, उस पानी का जो मछलियों ने कंजम्पशन करा, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि
अब मछलियों ने पानी पिया और उस पानी को फिर मतलब उस मछली को फिर जिस भी लोगों ने खाया तो वो सारे के सारे उससे क्या हो गए, बीमार हो गए। ठीक है, और इसी के बाद ये तो 1956 में था, इसी के बाद 1965 में ये फिर से आया। ठीक है, इस बार इसका नाम था निगाता मिनामाता, इसका जगह जो थी वो बदल गई थी थोड़ा सा। इस बार एक जगह आप देखेंगे चाइना में, दैट इज योर निगाता प्रीफेक्चर, ये वहां पर हुआ था 1965 में। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका मिनामाता है दैट इज रिलेटेड टू योर मरकरी। ठीक, इसके बाद एक और है वाटर कंटेमिनेटेड विद कैडमियम। हमने मरकरी से बात कर ली, कौन सी डिजीज हो रही है, मिनामाता। कैडमियम से जो डिजीज हो रही है दैट इज ताई डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड एज आउच डिजीज। इसमें क्या होता है, अ पेनफुल डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स एंड कैंसर ऑफ लंग्स एंड लिवर। ठीक है, लिवर का, लंग्स का कैंसर हो सकता है, बोन्स और जॉइंट्स में पेनफुल इसमें दर्द होता है, इस तरीके की डिजीज इसको बोला जाता है आउच या फिर ताई डिजीज। ठीक है, द कंपाउंड्स ऑफ लेड कॉज एनीमिया, हेडेक, लॉस ऑफ मसल पावर एंड ब्लूइश लाइन अराउंड द गम। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है किसकी वजह से होती है, लेड की वजह से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हजार्ड ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट ज्यादा प्रेजेंट है पानी में तो उससे क्या होगा, विच इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड मे बी फेटल फॉर इन्फेंट्स। ठीक है, अगर एक्सेस नाइट्रेट है ड्रिंकिंग वाटर में तो वो रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाएगा, एक नॉन फंक्शनल मिथामोग्लोबिन। ठीक है, मिथामोग्लोबिन बनाएगा विच इंपेयर्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ये असर डालेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मिथामोग्लोबिनेमा और ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें जो बच्चा है उसको सांस वगैरह ढंग से नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि इंपेयर हो चुकी है, तो इसलिए क्या होगा कि वो उसकी बॉडी में फिर ब्लड का फ्लो ढंग से नहीं होगा तो उसकी बॉडी जो है वो नीली पड़ने लगेगी। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मिथामोग्लोबिनेमिया। यहां पर आपको चीजें ध्यान ये रखनी है कि कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सी बीमारी हो रही है। जैसे कि मिनामाता की हमने बात करी तो मरकरी से हो रही है, कैडमियम से आपकी ताई आउच डिजीज हो रही है, कैडमियम और उसके बाद जो नाइट्रेट है इससे आपकी ये मिथामोग्लोबिनेमा या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर फ्लोराइड ज्यादा है, फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा है तो इससे भी क्या होगा, इट कॉजेज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, इससे न्यूरो और मस्कुलर डिसऑर्डर जो है वो होंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स यानी कि आपके जो उदर वगैरह है, जो पेट वगैरह संबंधित बीमारियां हैं वो भी बढ़ सकती है। टीथ में डिफॉर्मिटी आ सकती है, हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स। ठीक है, और स्केलेटल फ्लोरोसिस इसको बोला जाता है। मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड विच द ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट इज 1.5 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि अगर हम बात करें 1.5 मिलीग्राम होना चाहिए 1 लीटर पानी में। ठीक है, मतलब इतना ही हमारी बॉडी जो है वो सपोर्ट कर सकती है, अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड आयंस कॉजेस फ्लोरोसिस, इससे फ्लोरोसिस जो है वो हो सकता है। ठीक है, फ्लोरोसिस में बेसिकली क्या है कि जो हमारा टीथ वगैरह है दैट इज उसकी मोटलिंग ऑफ टीथ वगैरह होती है। मोटलिंग ऑफ टीथ का मतलब है कि उसमें इनेमल्स वगैरह जो है वो इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं उनमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब उसमें कैल्शियम जो है वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठा शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज फ्लोरोसिस। ठीक है, इसमें भी जो है आपकी बोन्स वगैरह में काफी ज्यादा दर्द वगैरह होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर में लीड टू लीचिंग ऑफ आर्सेनिक फ्रॉम रॉक एंड सॉइल सोर्सेज एंड कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो आर्सेनिक अगर हमारा ग्राउंड वाटर का हम एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो लीचिंग होगी आर्सेनिक की, ठीक है, और उससे फिर क्या है कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा। क्रोनिक एक्सपोजर टू आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फूट डिजीज, इट ऑल्सो कॉजेज डायरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस, हाइपरकैरोटिसिस एंड ऑल्सो लंग एंड स्किन कैंसर। ठीक है, पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है या फिर न्यूरोपैथी उसको बोला जाता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ नर्व डिसऑर्डर है ये। और हाइपोकैरोटिसिस क्या है कि जो हमारी बॉडी की जो आउटर लेयर ऑफ द स्किन होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा थिक हो जाती है, दैट इज नोन एज योर हाइपरकैरोटोसिस। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, क्या होता है पूरा डिटेल में। और यूट्रोफिकेशन के बारे में भी हमें पता है कि जब पानी में जो न्यूट्रिएंट वगैरह की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वहां पर क्या होता है, जो एल्गी वगैरह है वो पैदा होती है, एल्गल ब्लूम वगैरह होता है, तो वो है सारा का सारा आपका यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंट्रोल मेजर्स को लेकर कि किस तरीके से इस वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। सबसे पहला है राइपेरियन बफर्स। ठीक है, यूट्रोफिकेशन के केस में हम लोगों ने राइपेरियन बफर्स को लेकर बात करी है कि किस तरीके से जो रन ऑफ का पानी आ रहा है नदियों वगैरह से, स्ट्रीम्स वगैरह से, उसको समुद्र में जाने से रोकने के लिए, या हम कहें कि कम से कम पॉल्यूटेंट समुद्र तक पहुंच पाए, तो वहां पर हम इसीलिए क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके के छोटे पेड़ वगैरह लगा देते हैं ताकि जो रन ऑफ से पानी आ रहा है जिसमें काफी ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट होंगे, स्पेसिफिकली अगर वो एग्रीकल्चर रन ऑफ से आ रहा है तो उसमें आपका नाइट्रोजन जो है वो होगा, फॉस्फेट्स वगैरह होंगे, ठीक है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, तो इसलिए उनको थोड़ा सा क्या करा जा सके, कैप्चर किया जा सके और उनको डायरेक्टली जो है पानी में जाने से रोका जा सके, उसके लिए जो एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट बनाया जाता है दैट इज नोन एज योर
राइपेरियन बफर। ठीक है, इसके बाद अगला है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर एंड द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स शुड बी डन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू दी वाटर बॉडीज। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है या फिर जो सीवेज का वाटर है उसको ट्रीट किया जाना जरूरी है, कब? वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले। इसके बाद है हॉट वाटर शुड बी कूल्ड बिफोर रिलीज फ्रॉम द पावर प्लांट्स। ठीक है, कि पावर प्लांट्स में रिलीज करने से पहले, जो मैंने आपको बताया था, कूलेंट की तरह यूज करते हैं, जो पानी गर्म होता है उसको डायरेक्टली ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे क्या है कि जो फिश की टेम्परेचर वगैरह है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए यहां पर ये बोला गया है कि पावर प्लांट्स जो है वो अपने पानी को डायरेक्ट ना फेंके वाटर बॉडीज में, पहले उसको क्या कर ले, थोड़ा सा ठंडा कर ले। डोमेस्टिक क्लीनिंग इन टैंक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स विच सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, कि ऐसी किसी भी स्ट्रीम्स या रिवर्स जिसको जो पानी को सप्लाई करती है, कोई भी ऐसा टैंक है जो पानी को सप्लाई करता है, वहां पर डोमेस्टिक क्लीनिंग नहीं की जा सकती, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा नहीं करना है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक, यानी कि फर्टिलाइजर का यूज तो क्या लिखा गया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड, यानी कि बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, एक ऑप्टिमम अमाउंट में ठीक है। बिल्कुल आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं यूज करें, लेकिन थोड़ा सा कम करें। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एनिमल रेसिड्यू एज फर्टिलाइजर्स, मतलब जो काउ डंग वगैरह होती है उसका इस्तेमाल किस में करना है, एज अ फर्टिलाइजर के रूप में करना है। ठीक, इसके बाद अगला है वाटर हयासिंथ। वाटर हयासिंथ एक एक्वेटिक वीड होती है। इट कैन प्यूरिफाई वाटर बाय टेकिंग सम टॉक्सिक मटीरियल्स एंड अ नंबर ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑयल स्पिल्स इन वाटर कैन बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिगोली। ठीक है, ब्रिगोली क्या है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री रिजेंबलिंग द सॉडस्ट, या फिर यूज किया जा सकता है ऑयल जैपर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। ठीक है, तो इन तरीकों से जो है ऑयल स्पिल्स को रोका जा सकता है। देखिए, ऑयल स्पिल्स को रोकने का एक कारण ये भी है, मतलब एक मैं कहूँगा तरीका ये भी है कि आप जैसे अगर मान लीजिए सरफेस के ऊपर है या फिर पानी के ऊपर अगर ऑयल स्पिल हुआ है, तो आप उसके ऊपर अगर आग लगा देंगे, ठीक है, अगर आप उसको जला देंगे, फायर लगा देंगे, तो उससे भी क्या है कि वो थोड़े समय के बाद जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे नुकसान जो है वाटर में, तो चलिए अगर कह सकते हैं ज्यादा अगर नहीं भी होगा तो, लेकिन उसका एयर पोल्यूशन में काफी ज्यादा रोल हो जाएगा, उससे जो धुआं वगैरह निकलेगा उससे एयर पोल्यूशन काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो चीज करने से बेटर है कि एक इस तरीके से जो ऑयल जैपर वगैरह होता है, ठीक है, ऑयल जैपर है या फिर ये ब्रिगोली जो बाय प्रोडक्ट बनाया गया है, पेपर इंडस्ट्री का जो एक बाय प्रोडक्ट होता है, इसको भी यूज किया जाता है ऑयल स्पेल को दूर करने के लिए या पानी को क्लीन करने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि उतना ज्यादा एज सच यूज नहीं होता है। ऑयल जैपर वगैरह जो है वो एक बार 2010 में जब मुंबई के कोस्ट पे इस तरीके का एक हादसा हुआ था, तो वहां पर ऑयल जैपर को यूज किया गया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये अलग अलग बैक्टीरियाज, 5 तरीके के बैक्टीरियाज का स्ट्रेन होता है, इसको जब पानी के ऊपर डाला जाता है तो वो क्या करता है कि पानी का जो जो ऑयल के ऊपर डाला जाता है, तो ऑयल क्या है, हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑयल में क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, इस तरीके की चीजें होंगी, तो वो हाइड्रोकार्बन्स को डिकम्पोज कर देता है सिंपली इनटू योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये ऑयल जैपर का काम है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वाटर पॉल्यूशन के इशू को एड्रेस करने के लिए, तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर सीवेज मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन एक्वेटिक रिसोर्सेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किस तरीके का एक्शन प्लान वगैरह बनाना है सीवेज की मैनेजमेंट करने के लिए और वाटर क्वालिटी एक्वेटिक रिसोर्सेज में उसको रिस्टोर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, अगला है इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम, एक OEMS दैट इज ऑनलाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की जरूरत है टू चेक द डिस्चार्ज एंड फ्लुएंट डायरेक्टली फ्रॉम इनटू द रिवर एंड वाटर बॉडीज। ठीक है, यानी कि हम ये चेक कर सके कि जितने भी एफ्लुएंट वगैरह डायरेक्टली रिवर में और वाटर बॉडीज में जा रहे हैं उनको हम क्या कर सके, चेक कर सके कि कितना जा रहे हैं। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क फॉर असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी की असेसमेंट करने के लिए मॉनिटरिंग वर्क जो है उसको सेटअप करना जरूरी है। ठीक है, अगला है एक्शन टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स, एक्शन टू कंप्लाई विद एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स इज टेकन एज टेकन बाय SPCB। SPCB आपका है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PCCs आपके होते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज। ठीक है, टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स, इस तरीके के एक्शन वगैरह लिए जाने की जरूरत है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर क्लस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसके बाद अगला है इशुएंस ऑफ डायरेक्शंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ठीक है, कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वगैरह होने के लिए उसको लागू करने के लिए भी क्या है कि जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो भी सरकार ने किए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है इशुएंस ऑफ डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एनवायरमेंट दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 टू इंडस्ट्रीज एंड अंडर
18 clause 1 section 18 clause 1 sub clause B of Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974. ठीक है, इसके बाद एक और है लास्ट, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, दैट इज NLCP, and National Wetland Conservation Program, that is NWCP, for conservation and management of identified lakes and wetlands in the country, which have been merged in January 2013 into an integrated scheme of national plans for conservation of aquatic ecosystem, that is NPCA, to undertake various conservation activities including interception, diversion and treatment of wastewater, pollution abatement like लेक ब्यूटिफिकेशन. ठीक है, तो इस तरीके के सारे जो कंजर्वेशन करनी है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की, और इस तरीके के जो बाकी एक्वेटिक मतलब आप कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन एक्टिविटीज करने की जरूरत है और एक्वेटिक इकोसिस्टम को कंजर्व करने की जरूरत है, उसमें क्या क्या चीज की जा सकती है वो यहाँ पर दी गई है. ठीक है, और साथ में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएशन भी है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है. तो ये सारी की सारी चीजें होना जरूरी है. और फिर वही बात मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है वो कुछ नीतियां वगैरह बना सकती है, पॉलिसीज वगैरह बना सकती है, लेकिन उनको, और खासकर इस तरीके की जो चीजें हैं जैसे वाटर पॉल्यूशन को अगर कम करना है तो उसको आप और हम भी उसमें अपना थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है, जिस हद तक योगदान हो सकता है वो दे सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें जब भी आप पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका जो है ध्यान रखें, इसका बर्बादी ना करें, क्योंकि पानी वगैरह में पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, पॉल्यूशन से भी फिर क्या है कि जितना पानी हमारे पास यूज़ के लिए वैसे ही बहुत कम पानी है फ्रेश वाटर, और उसका भी अगर पॉल्यूशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा निकल जाएगा तो फिर हमारे पास पानी ऐसा और भी कम बचेगा. ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. बाकी अगले लेक्चर से हम लोग जो इसका अगला टॉपिक है, आई थिंक दैट इज अबाउट दी सॉइल पोल्यूशन या फिर लैंड पोल्यूशन, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से. ठीक है, चलिए. तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं. इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है. वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, प्लस चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल रहे हैं, और चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर बहुत जल्द जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे. कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380. बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, कोई भी आपको डाउट है आप क्लियर करना चाहें, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co. बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा.